नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय के आधार पर पूछे गए आपके रिवीजन टेस्ट में 40 प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं रिवीजन टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। और जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है या जब उसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द पद बन जाता है। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, जब किसी शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक शब्दों के साथ किया जाता है तब वह शब्द कहलाता है। यहाँ बात शब्द की हो रही है कि जब किसी शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक शब्दों के साथ किया जाता है तब वह शब्द वर्ण कहलाता है, शब्द कहलाता है, पद कहलाता है या वाक्य कहलाता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 कि वह पद कहलाता है। यानी किसी शब्द का प्रयोग जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के साथ किया जाता है तो वह शब्द पद कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, किसी पद का जब व्याकरणिक परिचय बताया जाता है तो उसे कहते हैं पद, व्याकरण, अलंकार, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3, तो यहाँ पर जो आपका पद है 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं और वही वाक्य जब शब्दों के समूह में प्रयुक्त होता है, जब वही उसी वाक्य में जब शब्द शब्दों के समूह में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है व्याकरण। व्याकरण वह माध्यम या वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि किसी पद का जब व्याकरणिक परिचय बताया जाता है तो उसे पद परिचय कहते हैं और यह ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 है, संज्ञा के भेद हैं। आपको बताया गया था 4, 8, 7, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से जो प्रश्न नंबर 4 है उसका विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के भेद हैं 7, 8, 5, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उसमें जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के भेद से। अतः प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 है,
विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के भेद होते हैं 4, 2, 3, 5। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में यह पूछा गया है कि यह पुस्तक मेरी है में यह है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर जो पुस्तक है, पुस्तक आपका जो है वह जातिवाचक संज्ञा है और पुस्तक के पहले यह शब्द लगा है, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है और वह जातिवाचक संज्ञा है और उसके पहले यह शब्द लगा है, अतः जो है यह सार्वनामिक विशेषण है, जो यहाँ पर विकल्प नंबर 5 में दिया गया है, स्लाइड में प्रस्तुत नहीं है। इसलिए जो आपका उत्तर होगा वह प्रश्न नंबर 7 का 5वां विकल्प होगा, सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा, कंचनजंगा, भारत, हिमालय, लाल किला, दिल्ली, सिकोहाबाद, इटावा, आगरा, इनमें से सभी। तो जो शब्द संज्ञा के किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रश्न में गंगा, कंचनजंगा, भारत, हिमालय, लाल किला, दिल्ली, सिकोहाबाद, इटावा, आगरा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अतः प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 9 है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेता, युवक, नारी, देश, पुलिस, सेना, वाटिका, वानर। अब इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है, यानी जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेता, युवक, नारी, देश, वाटिका, वानर, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लेकिन पुलिस और सेना नहीं है, क्योंकि पुलिस और सेना यह समूहवाचक संज्ञा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये नहीं आएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही उदाहरण है आपका पुलिस और सेना। अतः प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। यदि पुलिस और सेना न दिया होता तो हम यहाँ पर प्रश्न हमारा बनता कि समूहवाचक संज्ञा है, तो हम वहाँ पर पुलिस और सेना को मानते कि यह फिर ऑप्शन गलत है। लेकिन चूंकि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नेता भी जातिवाचक संज्ञा होता है, युवक भी जातिवाचक संज्ञा है, नारी भी जातिवाचक संज्ञा है, देश भी जातिवाचक संज्ञा है, वाटिका भी जातिवाचक है और वानर भी है। यहाँ पर पुलिस और सेना दोनों समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये चारों विकल्प में भिन्न हैं। अतः प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसलिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वह जातिवाचक संज्ञा का भेद होने के कारण वह जातिवाचक संज्ञा है। अतः प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। घृणा, क्रोध, उत्साह, काफिला।
अब इसमें आपका घृणा यह भी भाववाचक संज्ञा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी अवस्था अथवा भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमने आपको बताया था कि हम जिसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को पहचानने का सबसे आसान सरल तरीका है कि जिसका हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो घृणा, क्रोध, उत्साह हम इसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। और काफिला जो कि एक समूह होता है उसका हम स्पर्श कर सकते हैं, इसलिए काफिला यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा है, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। अतः प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, किस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, सर्वनाम। सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। संज्ञा, क्रिया लिंग के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, किन संज्ञा का हम स्पर्श नहीं कर सकते? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। जैसा कि आपको इसके पहले बताया गया कि जिस संज्ञा का हम स्पर्श नहीं कर सकते उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अतः प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, सर्वनाम नहीं है मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, वह, वे दोनों, वे सब, राम, श्याम, घनश्याम। अब यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है मैं, हम दोनों, हम सब, यह सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद जो प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है उनके भेद हैं। मैं, हम दोनों, हम सब, यह उत्तम पुरुष है। तुम दोनों, तुम सब, यह आपका मध्यम पुरुष है। वह, वे दोनों, वे सब, यह आपका अन्य पुरुष है, जिसे हम संस्कृत में प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सर्वनाम हैं। चौथा विकल्प जो राम, श्याम, घनश्याम, यह आपका संज्ञा है। संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं, इसलिए आपका प्रश्न नंबर 14 में विकल्प नंबर 4 सही होगा कि राम, श्याम, घनश्याम ये सर्वनाम नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है, दाल में कुछ गिरा में सर्वनाम है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आपका जो पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस वस्तु के विषय में बात की जा रही है वह वस्तु निश्चित रूप से उपस्थित होती है। और पुरुषवाचक में जैसे जो है 2 दर्जन केले खरीदे हैं या 2 व्यक्ति जा रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित है जिस व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है उस व्यक्ति की उपस्थिति निश्चित है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विषय में जो बातें बताई जाती हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि बात को कहने वाला, सुनने वाला तथा अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात कही जा रही है उसके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो आपका ना तो निश्चयवाचक होगा यहाँ पर सर्वनाम, ना ही पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से यह भी नहीं होगा। अतः प्रश्न नंबर 15 का जो विकल्प नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं, यह विकल्प सही होगा
क्योंकि कुछ गिरा है उसका निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह अनिश्चय है और अनिश्चय होने के कारण यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई बोध नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है कि जो नहीं पढ़ेगा वह अच्छे अंक नहीं ला पाएगा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। यहाँ पर जो नहीं पढ़ेगा वह अच्छे अंक नहीं ला सकता है। यहाँ पर एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से संबंध को बताया जा रहा है और यही संबंध बताना ही यहाँ पर आपका संबंधवाचक कहलाता है। अतः प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है सर्वनाम नहीं है अपने आप जो, जिनके, कोई, कुछ, नेता, छात्र। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप, अपने, आप, यह आपका सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम का भेद है। जो, जिनके, संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। लेकिन नेता और छात्र ये दोनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं, अतः यह संज्ञा का भेद है, यानी जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, संबंधवाचक संज्ञा और विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। इसके बाद भीतर, प्रश्न नंबर 19 है कि भीतर की खिड़की बंद करो में विशेषण है। खिड़की बंद करना, भीतर, इसमें जो भीतर शब्द है वह विशेषण है, क्योंकि खिड़की बंद करने के लिए कौन सी खिड़की बंद होगी? भीतर की खिड़की बंद होगी, इसलिए यहाँ पर खिड़की बंद करना और भीतर इन चारों विकल्प में विकल्प नंबर 4 सही होगा, भीतर शब्द। प्रश्न नंबर 20 है विशेषण के भेद होते हैं 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। इस तरह से प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 21 है गुणवाचक विशेषण है प्रेमी, समझदार, होशियार, हरा, पीला, नीला, लाल, सफेद, लंबा, चौड़ा, टेढ़ा। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो चारों शब्द ही यहाँ पर जो तीनों विकल्प हैं वे सभी यहाँ पर सही हैं, क्योंकि सभी गुणवाचक विशेषण हैं। अतः प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसलिए तीनों विकल्प में गुणवाचक विशेषण है, अतः विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 22 है संख्यावाचक विशेषण नहीं है कुछ फूल, बहुत अनाज, 4 मित्र, लाल स्याही। अब यहाँ प्रश्न नंबर 22 में आपका जो विकल्प नंबर 3 है और विकल्प नंबर 4 है ये दोनों ही उत्तर सही होंगे, क्योंकि कुछ फूल यह अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है और 4 मित्र यह निश्चय संख्यावाचक विशेषण है। बहुत अनाज यह परिमाणवाचक विशेषण है। लाल स्याही यह आपका विशेषण है।
तो इस तरह से प्रश्न नंबर 22 में 2 ऑप्शन सही होंगे, विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 23 है, परिमाणवाचक विशेषण है 5 मीटर कपड़ा, थोड़ा नमक, बहुत अनाज, इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर 4 होगा कि इनमें से सभी। 5 मीटर कपड़ा भी परिमाणवाचक विशेषण है, थोड़ा नमक भी परिमाणवाचक विशेषण है, बहुत अनाज भी परिमाणवाचक विशेषण है। इसलिए ये आपका प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से सभी। क्योंकि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसका उदाहरण है 5 मीटर कपड़ा, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसका उदाहरण है थोड़ा नमक। इस तरह से आपका तीनों उदाहरण हैं परिमाणवाचक के, अतः प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 24 है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, प्रविशेषण, सार्वनामिक, संकेतवाचक। तो आपको हम बता दें कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। इसलिए प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, प्रविशेषण। प्रश्न नंबर 25 है, राम बड़ा परिश्रमी है में बड़ा शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, इनमें से कोई नहीं। राम बड़ा परिश्रमी है, परिश्रमी शब्द यहाँ पर आपका विशेषण है, लेकिन इस विशेषण की विशेषता को बताने का काम किया जा रहा है बड़ा शब्द के द्वारा। इसलिए जो यहाँ पर बड़ा शब्द है वह क्रिया विशेषण, वह प्रविशेषण है, वह विशेषण ना होकर के वह प्रविशेषण है। तो जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। तो राम बड़ा परिश्रमी है, तो राम परिश्रमी है यह विशेषण है, लेकिन बड़ा परिश्रमी है यह विशेषण की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण होगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 25 है इसमें विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 26 है, विशेषण का भेद है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो विशेषण के जो भेद हैं वे सभी हैं, गुणवाचक भी है विशेषण का भेद, संख्यावाचक भी है विशेषण का भेद, और परिमाणवाचक भी है। अतः प्रश्न नंबर 26 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रविशेषण है गहरा हरा रंग, अत्यंत स्वादिष्ट, थोड़ा कमजोर, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर 4, इनमें से सभी सही होगा, क्योंकि सभी गहरा हरा रंग का विशेषण है, प्रविशेषण है। स्वादिष्ट का प्रविशेषण अत्यंत है, कमजोर का प्रविशेषण थोड़ा है। इसलिए प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 28 है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं सर्वनाम, अव्यय, संज्ञा, विशेषण। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। अतः प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 29 है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, इनमें से सभी। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे चलता है, इसलिए यहाँ पर आपका जो क्रिया की विशेषता को बताने का कार्य करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 30 है, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 5, 4, 3, 6।
अब यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के भेदों की जो बात कही जा रही है तो वह होते हैं 4, जो है इस तरह से प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर 4 सही होगा कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसमें परिवर्तन हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें एक विषय में परिवर्तन हो, जिसमें सब में परिवर्तन हो। तो अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह यह है कि जिसमें परिवर्तन ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय 2 शब्दों से बना है, आ माने नहीं, व्यय माने बदलाव, यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है उसे जो है हम जो है अव्यय कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 32 है, राम ने रावण को मारा में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, क्रिया विशेषण इनमें से कोई नहीं। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर कर्ता राम है, क्रिया मारना है, लेकिन कर्ता को जो सबसे ज्यादा प्रिय है रावण को मारना, अतः रावण जो है यहाँ पर कर्म है, इसलिए यह जो पूरा वाक्य है यह पूरा वाक्य आपका सकर्मक है। अतः प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। राम ने रावण को मारा में सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है प्रश्न नंबर 33, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म होता है, यानी जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है उसे सकर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया सदैव भाववाच्य में होती है, यानी जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वह सदैव भाववाच्य में होता है। तो इसका विकल्प है, उसने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पुस्तक कर्म है। वह घर गई, घर कर्म है। वह कल बाजार जाएगी, यहाँ पर बाजार कर्म है। तो तीनों जो विकल्प हैं ये सकर्मक हैं। विकल्प नंबर 4, राधा सो रही है, यहाँ पर राधा कर्ता है, सो रही है क्रिया है, यहाँ कर्म की चर्चा नहीं है, इसलिए प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर 4 अकर्मक है, अतः यह सही होगा। प्रश्न नंबर 34 है, कक्षा में कुछ लड़के हैं में विशेषण है निश्चितवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, केवल परिमाणवाचक, केवल क्रिया विशेषण। तो कुछ लड़के हैं, यहाँ पर कुछ लड़के होने के कारण लड़कों की संख्या निश्चित नहीं है, लड़कों की संख्या निश्चित न होने के कारण यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अतः प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 35 है, 2 किलो आम दे दो में विशेषण है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 35 का जो सही उत्तर होगा वह होगा परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि नाप तौल की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो 2 किलो आम दे दो यहाँ पर नाप तौल से संबंधित बात है, इसलिए प्रश्न नंबर 35 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 36 है, वे लोग क्या कर रहे हैं में विशेषण है सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। वे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है, और इस जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है वे शब्द से। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वे शब्द यहाँ पर वे लोग क्या कर रहे हैं यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 37, मैं अपने आप चला जाऊंगा में सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अपने आप, स्वयं, खुद, ये सभी शब्द जिन पंक्तियों में प्रयोग में मिलते हैं वहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है।
तो मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ पर स्वयं के लिए बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 38 है, तू, तेरा, आप, आपका में पुरुष है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से सभी। तू, तेरा, आप, आपका, यह मध्यम पुरुष का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। कौन, क्या, किसको आदि किस तरह का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संख्यावाचक, प्रश्नवाचक, समूहवाचक। कौन, क्या, किसको आदि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए प्रश्न नंबर 39 का अर्थात 39 का प्रश्न विकल्प नंबर 3 सही होगा। इस रिवीजन टेस्ट का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। 6 होते हैं, 7, 3, 2। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अतः प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के पद परिचय नामक प्रकरण के अंतर्गत जो 40 प्रश्नों का आपका रिवीजन टेस्ट हुआ था, उसके प्रत्येक प्रश्न का हम लोगों ने व्याख्या सहित उत्तर जाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।